हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी। और फ्रेंड, आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड, द नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। और उसका पार्ट थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। पहला पार्ट हमने देखा, सेकंड देखा, अब ये थर्ड वाला। ये क्लास 10 का चैप्टर है एसएसटी में से। ओके, चलो देखते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब भारत के प्रति लोगों के मन में पहले एक नेशन है हमारा, ये भी लोगों को पता नहीं था। और नेशन के लिए क्या करना चाहिए ये भी पता नहीं था। मतलब एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स लोगों के मन में बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब उनको कुछ पता ही नहीं था। बराबर। फिर बाद में लोगों को समझ लगा कि दिस इज आवर कंट्री, वी शुड हैव लव इट, वी शुड डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। तो ये बातें जो है, ये पेट्रोटिज्म, देशभक्ति, एक देश प्रेम जो तैयार हुआ, उसी को बोलते हैं फ्रेंड नेशनलिज्म। ओके, चलो देखते हैं उसके बारे में। हाँ, चलो आज हम टॉपिक थर्ड के बारे में बात डिस्कस करते हैं फ्रेंड। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मोमेंट। बहुत सारे लोगों ने उसमें क्या लिया था फ्रेंड? पार्टिसिपेशन लिया था। काय में? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। बराबर। अभी 3 मोमेंट स्टार्ट हुए फ्रेंड हमारे इंडिया में। मैंने पहला मोमेंट आपके पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, जिसका नाम था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन शुरू हुआ था फ्रेंड 1921 से 1922 तक। और सारे के सारे लोग उस कोऑपरेशन में, नॉन कोऑपरेशन में क्या थे? शामिल थे। रिच से लेके पुअर तक। और सारे धर्म के लोग उसमें थे, पिजेंट उसमें थे, इंडस्ट्रियल वर्कर थे, सारे लोग जो ऑफिशियल काम करते थे वो भी थे। बराबर। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ काम करते थे वो भी थे, आर्मी वाले थे। मतलब सब लोग उसमें पार्टिसिपेंट थे। मतलब डाउन ट्रोडन से एकदम रिच लोग तो भी उसमें क्या थे? पार्टिसिपेंट थे। मतलब सबको एक ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमें नेशनलिज्म की फीलिंग उस जमाने में क्या हो गई थी, तैयार हो गई थी। तो ये परेड था फ्रेंड हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। फिर दूसरा मूवमेंट आपने देखा पार्ट नंबर सेकंड में, जिसका नाम है फ्रेंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये जो था फ्रेंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये था 1930 में स्टार्ट हुआ तो 1931 तक चला। लेकिन जैसा कोऑपरेशन, जैसा ज्वाइनिंग, जैसे नॉन कोऑपरेशन को मिला, वैसा सिविल डिसोबीडिएंट को वैसा सपोर्ट नहीं मिला। उसका रीजन बहुत थे फ्रेंड। क्यों, क्या क्या रीजन थे तो अपन ने देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कस में आपको रिगार्डिंग दिस आपको करूंगा। लेकिन जैसा सपोर्ट उस समय पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मिला था, मतलब हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठा होके हुए थे। रिच फार्मर, पुअर फार्मर वो भी आए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स वो भी आए थे। मतलब सब लोगों का एक सपोर्ट था उस समय पे, क्योंकि वो पहला पहला मोमेंट था। और फिर बाद में लोगों को लगने लगा यार ये तो बार बार हो रहा है। बराबर। और कुछ ज्यादा हमें उसका आउटपुट नहीं मिल रहा है। एंड दैट्स वाई लोग उतना जैसा चाहिए वैसा सपोर्ट बाद में नहीं कर रहे थे। जैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में वो मजा नहीं आया जो मजा नॉन कोऑपरेशन में आया था। क्योंकि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ज्यादा चला भी नहीं, क्योंकि महात्मा जी ने वहां पे क्या किया था? एक एक्ट साइन किया था, पैक्ट साइन किया था उस किसके साथ? वो क्या था उसका? एरविन के साथ। बराबर। तो ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उस समय पे जो ये पैक्ट हुआ, तो इंग्लैंड में, लंदन में गए थे महात्मा गांधी। और इधर जब वहां से आए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। और यहाँ पे हमारे मैक्सिमम कांग्रेस के लीडर्स, इंडियन लीडर्स काय में थे? जेल में पड़े थे। मतलब जो उन्होंने बताया था कि यस, यदि आप ऐसा साइन करोगे और हमारे साथ शांति से आओगे तो हम सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस करेंगे, फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके सारे प्रॉब्लम क्या किए जाएंगे? सॉल्व किए जाएंगे। आपके सारे लोगों को क्या कर दिया जाएगा? जेल से रिहा कर दिया जाएगा। जो वादा किया था ब्रिटिश लोगों ने, वो एक भी वादा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में जब महात्मा जी आए तब हुआ नहीं था। और फिर महात्मा जी की जानफर आई, और फिर महात्मा जी ने और एक बार सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट रिलॉन्च की। लेकिन जब रिलॉन्च की तब वो मजा नहीं आया जैसे पहले सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था। क्यों नहीं मजा आया? क्योंकि लोगों का अभी जो बिलीव था किसके ऊपर? महात्मा जी के ऊपर। वो क्या है, कभी भी तुम सिविल डिसोबीडिएंट स्टार्ट करते हो, कभी भी नहीं बोलते हो, कभी भी और रिलॉन्च कर रहे हो। तो जो टेम्पो रहता है फ्रेंड लोगों का, वो टेम्पो थोड़ा सा क्या हो गया? कम हो गया। तो दैट्स वाई थोड़ा सा यहाँ पे पार्टिसिपेशन में जैसा मजा जैसा नॉन कोऑपरेशन में आया, मोमेंट में आया, वैसा मजा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के रिलॉन्च में नहीं आया था। ये बात ध्यान में रखना है। और तीसरा मोमेंट था फ्रेंड, लास्ट वाला, क्विट इंडिया मूवमेंट। ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था फ्रेंड, ये 14 जुलाई 1942 में हुआ था। बराबर। और इसमें मैक्सिमम लोग क्या थे? सहभागी थे, क्योंकि सबको फ्रीडम चाहिए था। ओके फ्रेंड, तो चलो देखते हैं बिल्कुल पूरा बाय सीरियल।
पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मोमेंट एंड द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सब लोगों की एक जिम्मेदारी बन गई थी कि नहीं हमें अब फ्रीडम चाहिए। बराबर। तो चलो देखते हैं कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे। तो मैं आपको जरा बता देता, सब लोग शामिल थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में भी, लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस का ही एक अच्छा नहीं हो रहा था, मतलब उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई ये सक्सेस होगा। देखो कांग्रेस कुछ लोगों को लेने के लिए सिविल डिसोबीडिएंट में तैयार थी, कुछ लोगों को लेने के लिए क्या नहीं थी, तैयार नहीं थी। जैसे मैं आपको बता था फार्मर, फार्मर दो प्रकार के थे। अभी ये कहाँ का एरिया हो गया फार्मर बोले तो ये रूरल एरिया, सॉरी हाँ रूरल एरिया मतलब ग्रामीण भाग। ग्रामीण भाग में दोनों के दोनों लोग शामिल हो गए। ग्रामीण भाग में सिर्फ दोनों लोग थे, रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। तो दोनों के दोनों शामिल हो गए। अब रिच क्यों हो गए और पुअर क्यों हो गए ये भी बता देता मैं। रिच क्यों हो गए, जो उनको रेवेन्यू देना पड़ता था गवर्नमेंट को, रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बच जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वो सपोर्ट कर रहे थे। यदि गवर्नमेंट ही चला गया, दैट्स व्हाई मूवमेंट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। ये था पहला रीजन। अभी पुअर फार्मर क्यों कर रहे थे, चलो भाई हमको भी कुछ ना कुछ जमीन जुमला मिल जाएगा। बराबर। हम महात्मा गांधी को सपोर्ट किया, तो जैसे महात्मा गांधी इज अ वेरी गुड पर्सन, ऐसे लोगों में एक छवि बन गई थी उस जमाने में, और वो हमको भी कुछ ना कुछ देंगे, हमें फ्रीडम मिल गया। तो एंड दैट्स व्हाई फार्मर का पुअर भी फार्मर ज्वाइन हो गए और रिच भी फार्मर ज्वाइन हो गए। बराबर। लेकिन यहाँ पे जब रिच फार्मर जब ज्वाइन हुए थे तो नॉन कोऑपरेशन सॉरी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में, तो कांग्रेस को बहुत अच्छा लगा कि ये लोग आगे, अभी हमें फंड भी अच्छा मिलेगा। लेकिन जब पुअर आने लगे तो ये लोग कहीं तो भी क्या होने लगे, नाराज होने लगे। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कहीं तो भी कांग्रेस के लीडर में ही थोड़ा सा क्या होने लगा, सेपरेशन होने लगा। लेकिन फिर भी सिविल डिसोबीडिएंट में सारे लोगों का पार्टिसिपेशन था, इतना ही हमको स्टडी करना है। फॉर द फार्मर, अभी फार्मर द फाइट फॉर स्वराज, सब लोगों का एक ही नारा था, स्वराज के लिए लड़ना। वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। एक्चुअली उनको स्वराज का मतलब अलग अलग, हर एक आदमी स्वराज का मतलब उसके अकॉर्डिंग टू माइंड, अकॉर्डिंग टू ब्रेन वो लगा ले रहा था। मतलब पुअर फार्मर के लिए अलग स्वराज का मतलब था, मतलब हमको भी कुछ ना कुछ खेती बाड़ी मिल जाएंगी, हमें भी अच्छा रहने को मिल जाएगा, हमारे ऊपर किसी का बर्डन नहीं रहेगा, हम किसी के स्लेव नहीं रहेंगे। बराबर। फार्मर बोले तो बड़े फार्मर को ऐसा लग रहा था कि हमारा हाई रेवेन्यू गवर्नमेंट को देने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई वो भी पार्टिसिपेट हुए। व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 without the revenue rates being revised, द फार्मर वे आर हाईली डिसअपॉइंटेड। लेकिन 1931 में ये स्टॉप हो गया था, क्या हो गया था, मूवमेंट स्टॉप हो गया था। तो सब फार्मर और एक बार क्या हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे। कुछ भी तो नहीं हुआ, मतलब जो रेट थे रेवेन्यू वैसे के वैसे रह गए थे। मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट व्हेन द मूवमेंट वाज रीलॉन्च। और जब ये मूवमेंट और एक बार 1932 में रिलॉन्च कर दी गई महात्मा जी ने, क्योंकि महात्मा जी, मैंने बोला आपको कि जैसे रिटर्न आने के बाद उनको समझ में आया कि अरे हमारे लीडर्स को वैसे के वैसे है, फार्मर्स के लिए कुछ भी नहीं किया है। तो उन्होंने वो मूवमेंट और एक बार क्या कर दिया, रिलॉन्च कर दिया। लेकिन रिलॉन्च के बाद में ये जो फार्मर ज्वाइन होने के लिए थोड़ा सा क्या कर रहे थे, सोच रहे थे। बराबर। द स्मॉल टेनेंट जस्ट वांटेड टू अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स एंड टू बी रिमिटेड। अभी छोटे फार्मर्स क्यों आ गए, तो उनको ऐसा लगता था कि बड़े फार्मर्स को हमको रेंट देने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए वो भी ज्वाइन हो गए। दे ऑफन ज्वाइन द रेडिकल मूवमेंट विच वेर लेड बाय द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। और इसलिए सब लोग उसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मूवमेंट, ये हमने पढ़ा है फ्रेंड। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने ये सोशलिस्ट और कम्युनलिस्ट मूवमेंट ये पढ़ा है। तो वहां पे भी ऐसा लिखा है, तो मैक्सिमम लोग ये उसके लिए सहभागी नहीं थे। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू एलिनेट विद द रिच लैंडलॉर्ड्स। अभी थोड़ा सा क्या हो रहा था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट में जरा पुअर फार्मर और गरीब रिच फार्मर दोनों एक जगह पे आने के लिए तैयार नहीं थे, या एक ही इसके आने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि जब पुअर आएंगे तो रिच बाहर जाने वाले थे, या रिच आने के बाद में पुअर बाहर जाने वाले थे। तो ये कहीं तो भी कांग्रेस को बहुत टेंस आया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने डिड नॉट वांट टू एलिनेट, उनको एलिनेट नहीं करना रिच फार्मर्स को। हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस वाज अनसर्टन। इसलिए ये पुअर पीजेंट जो थे वो कांग्रेस में आने के लिए या रिलॉन्च मूवमेंट में आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको उसको ऐसे लग रहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ रिच लोगों की पार्टी है, वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई ऐसा लग उनको रहा था। ओके, तो ये सब लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, इतना हमको बताना है। नेक्स्ट, बिजनेसमैन। अभी पहला पॉइंट देखा हमने फार्मर का, कौन से एरिया का, रूरल एरिया का। बराबर। अभी बिजनेसमैन भी उसमें पार्टिसिपेंट हो गए। अभी ये कहाँ आ गए हैं, तो ये आ गए फ्रेंड सिटी एरिया के, मतलब उसको बोलते हैं अर्बन एरिया।
अर्बन एरिया में भी 2 लोग उसमें पार्टिसिपेंट हो गए, मतलब सारे बिजनेसमैन भी पार्टिसिपेंट हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट भी पार्टिसिपेंट हो गए और वर्कर्स भी पार्टिसिपेंट हो गए। तो ऑब्वियसली और यहाँ पे भी सेम कंडीशन कांग्रेस की हो गई कि यार किसको ले, बराबर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन वहां पे थे और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट उस पार्टी में, यदि रिलॉन्च मूवमेंट में जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में आए तब उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी फंड मिल मिलेगा। लेकिन जब वर्कर्स आने लगे तो ये लोग उनको बोल रहे थे कि तुम वर्कर्स को क्यों ले रहे हो, रिच लोग, तो इसलिए वर्कर्स वहां पे ज्वाइन होने के लिए तैयार नहीं थे। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारी पार्टी नहीं है, ये सिर्फ रिच और सनातनीज लोगों की पार्टी है, ऐसा इस लोगों को लग रहा था, पुअर लोगों को लग रहा था, एंड दैट्स व्हाई पुअर लोग उसमें क्या नहीं हुए, पार्टिसिपेट नहीं हुए। लेकिन और एक बात, यानी जो दलित वगैरह लोग थे, मुस्लिम वगैरह लोग थे, वो भी यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये हिंदुओं का राष्ट्र होगा, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है। यानी उनके भी मन में थोड़े बहुत 19-20 क्वेश्चंस तैयार हुए थे। चलो देखते बिजनेसमैन। The Indian merchant and industrialists could grow in their business during the First World War. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह किया था, तब हमारे इंडियन लोगों के मर्चेंट के बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट की इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे थे, क्योंकि लोग फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया था, ऑब्वियसली हमारा इंडियन गुड्स अच्छा चला था, एंड दैट्स व्हाई उनको ऐसे लगा कि वाह, अभी भी हम सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और फिर सेम कंडीशन भी फॉलो होंगे, हम फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे, ऑब्वियसली हमको थोड़ा बहुत 19-20 हमको मस्त एडवांटेज हो जाएगा, और फॉरएवर यदि ये गवर्नमेंट चला गया तो हमारा इंडियन गवर्नमेंट आ जाएगा और हमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शन हमारे में से उठ जाएंगे और हमारा इंडस्ट्री और भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सच काइंड ऑफ थॉट्स वेयर अराइजेस इन द माइंड्स ऑफ merchants and industrialists, and that's why they participated in the civil disobedience movement. They were against their colonial policies, क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसी बहुत बेकार थी फ्रेंड, आपको तो पता है ब्रिटिश लोगों की पॉलिसी, वो सिर्फ उनके बिजनेस डेवलप कर रही थी और हमारे जो इंडियन बिजनेस थे उनके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन उन्होंने लगा दिए थे। इतने रेस्ट्रिक्शन थे हमारे बिजनेस के ऊपर कि हमारे बिजनेस क्या नहीं हो सकते थे, डेवलप ही नहीं हो सकते थे, सिर्फ उनके बिजनेस डेवलप हो सकते थे। इस प्रकार की उन लोगों की क्या थी, पॉलिसीज थी। तो ये कहीं तो भी हमारे बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज थे उनसे, एंड दैट्स व्हाई उन्होंने नया कुछ चालू करने का सोच रहे थे। दे वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट एंड टू द रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो व्हिच वुड बी डिस्करेज द इंपोर्ट्स, बराबर है। यानी वो लोग क्या कर रहे थे, उनका उनका माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स कर रहे थे, लेकिन हमारा माल कुछ नहीं कर रहे थे, यानी हमारे माल को टैक्सेस लगा रहे थे, यानी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लगा रहा था। यानी इस प्रकार से वो हमें सहायता नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ ब्रिटिश लोगों को सहायता कर रहे थे, बराबर, उनके उनके इंडस्ट्री को सहायता कर रहे थे। दैट्स व्हाई सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में सारे बिजनेसमैन और इंडस्ट्री आ गई कि चलो भाई अब इंडियन गवर्नमेंट आएगा, मतलब हमें फ्रीडम मिल जाएगा, स्वराज मिल जाएगा, और स्वराज में हमें सारे बाउंडेशन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और फिर हम डेवलप हो जाएंगे। दैट्स व्हाई बिजनेसमैन ने एंट्री किया। ओके, वर्कर्स ने क्यों एंट्री किया? सारे वर्कर्स भी उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए वो भी डिमांड किया, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि यदि हमारी इंडस्ट्री अभी इंडियन इंडस्ट्री को ज्यादा डेवलप कर दिया तो हमें भी आगे जाके अच्छे से पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेंगी। द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस वाज फॉर्म इन 1920, और 1920 में थोड़ा सा और एक नई कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई, मतलब और नए नए लोग और रिच रिच लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगे। एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज FCCI was formed in 1927. आपको 100% क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ FICCI? तो व्हाट इज द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये एक संस्था एक फॉर्म किया था, बराबर। और आईसीसीआई मतलब समझता ना, इंडियन इंडस्ट्रियल आईआईसीसी, तो ये भी 1920 में फॉर्म हुआ। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा लोग इन दोनों में से इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर्म होने के बाद हमारे वो कॉमर्स इसमें आए, कांग्रेस पार्टी में आए। दीज वेयर रिजल्ट ऑफ अटेम्प्ट्स द ब्रिंग ऑफ द कॉमन बिजनेस इंटरेस्ट ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। यानी ये लोगों क्यों आ गए, इन्होंने ये ऐसा इस्टेब्लिशन क्यों किया, FICCI ऐसा क्यों किया, या IICC क्यों फॉर्म किया? तो उनका पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था, हमारे बिजनेस क्या हो जाए, इंटरनेशनल लेवल पे जाए, हम डेवलप हो जाए, ऐसा उनका स्वराज आ जाए, ये उनका कहना था। फॉर द बिजनेसमैन स्वराज मीन द एंड ऑफ द ऑपरेसिव कॉलोनियल पॉलिसी, बराबर है। बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब वो उनके हिसाब से निकाल रहे थे, स्वराज मतलब सिर्फ
जो ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर ऑपरेस कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं, उससे हम फ्री हो जाएंगे, बस एंड हो जाएगा ऑपरेशन हमारा। दे वांटेड एन इन्वायरमेंट व्हिच कुड अलाउ द बिजनेस अन फ्लोरिश। हमारे बिजनेस अभी ऐसा इन्वायरमेंट आ जाएगा कि हमारा बिजनेस फ्लोरिश हो जाएगा। फ्लोरिश मतलब डेवलप हो जाएगा। सच काइंड ऑफ थॉट्स अराइजेस इन द माइंड्स ऑफ आवर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन, एंड दैट्स व्हाई दे पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस पार्टी। दैट्स व्हाई उन्होंने ऐसा किया। और द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में सब झाड़ झूड़ के रिच लोग पूरे के पूरे क्या हो गए, सहभागी हो गए। अब रह गया पुअर लोगों का क्वेश्चन। फिर गरीब जनता वहां पे, दलित जनता वहां पे आने के लिए तैयार नहीं। यार जो वर्कर्स है वहां पे आने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि नहीं भैया सनातनवादी लोगों की क्या है, ट्रस्ट है, बराबर, हम उसमें कैसे जाए, रिच लोगों का ये वर्क है, कांग्रेस पार्टी है, ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में महात्मा जी के ऊपर ट्रिमेंडस लोगों का क्या था, गरीब लोगों का बिलीव था, दैट्स व्हाई वो पार्टिसिपेट हो गए। They were oppressive of the militant activities of the growing influence of the socialism among the younger members of the Congress। और कुछ कांग्रेस के लोग उसमें क्या नहीं थे, सहभागी नहीं थे होने, सहभागी हो गए थे मेंबर्स, कुछ यंग लोग कांग्रेस में। वो लेकिन थोड़े से कैसे तोड़ के थे, गरीब जनता कांग्रेस में न आए, ऐसा उन लोगों का कहना था। लेकिन महात्मा जी की वजह से सब आए, क्योंकि महात्मा जी के ऊपर लोगों का ट्रेमेंडस क्या था, बिलीव था। ओके, इसलिए पहले फार्मर लोग आए। मैंने बोला उसमें दो प्रकार थे, रिच फार्मर और पुअर फार्मर। बिजनेसमैन आए, उसमें मैंने बोला आपको ये रूल, कौन से एरिया के लोग हैं, तो ये अर्बन एरिया के लोग हैं। मैंने बोला आपको इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेड्समैन, और दूसरा एक स्टार्ट आया वो था कौन, तो वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट चलो, इंडस्ट्रियल वर्कर। The industrial worker showed an lukewarm response to the civil disobedient movement। ये लोगों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। क्यों दिया? तो उनको सिर्फ ऐसा चाहिए था कि चलो भाई हमारे हमारे भी दिन बदल जाएंगे। उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, अलग था। सिंस इंडस्ट्रियलिस्ट वेयर वेरी क्लोजर टू द कांग्रेस, वो एकदम कांग्रेस से क्या थे, एकदम क्लोजर थे, बराबर। वर्कर्स केप्ट एन डिस्टेंस फ्रॉम द मूवमेंट। लेकिन थोड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट क्लोजर आने की वजह से जो वर्कर्स थे वो थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे थे फ्रॉम द मूवमेंट। बट सम वर्कर्स सिलेक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। लेकिन कुछ वर्कर्स ऐसे थे कि जिनका गांधी जी के ऊपर ट्रमेंडस बिलीव होने के कारण उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, गांधी जी है ना, तब तक ऐसा नहीं हो सकता, सनातनवादी के सिर्फ ये नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई वो भी ज्वाइन हो गए। कांग्रेस डिड नॉट वांट टू एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड हेंस प्रेफर टू कीप द वर्कर्स डिमांड एट बे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये जो छोटे वर्कर्स थे वो क्या कर रहे थे, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारे ऐसे करो, हमें वैसा करो। तो महात्मा जी उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। तो मतलब थोड़े जो रिच कांग्रेस के कुछ लीडर थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी और ये सारे वर्कर्स हमारे अगेंस्ट है। एक्चुअली उनके अगेंस्ट नहीं थे, वो उनको न्याय दिलाने का काम करते थे। इसलिए थोड़ा सा उनमें थोड़े से क्लैशेस भी होते थे जिन किन लोगों में, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इट्स वर्कर, उनके बीच में। ओके, चलो देखते हैं। फिर लास्ट वाला मैं आपको बता था, वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेशन किया था। देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वुमेन ने कोऑपरेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था, ये बात ध्यान में रखना है। लेकिन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में वुमेन ने भी पार्टिसिपेशन किया था। मतलब अभी सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि यस, नहीं अभी हमको फ्रीडम मिलेगा, एक आशा, एक होप लोगों के मन में आ गई थी। एंड दैट्स व्हाई रिच से लेके पुअर तक, मतलब पुअर से लेके रिच तक, सारे इंडस्ट्रियल वर्कर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सादा बिजनेसमैन से रिच बिजनेसमैन तक, ट्रेडर से, तो सारे के सारे अभी ज्वाइन हो रहे हैं। उसका मतलब एक ही था, लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन था। वुमेन ने क्यों पार्टिसिपेशन किया था? वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन द लार्ज नंबर, बहुत लार्ज नंबर से हुए थे। हाउएवर मोस्ट ऑफ द वुमेन वेयर फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिलीज, कुछ हाई कास्ट फैमिलीज से महिलाएं थी, एंड कुछ अर्बन एरिया से, फ्रॉम द रिच पीजेंट हाउसहोल्ड इन द रूरल एरिया से भी कुछ थी। लेकिन रूरल एरिया से एकदम गरीब नहीं थी, थोड़ा सा रिच जो पीजेंट थे उनकी बीबियां वगैरह, बेटियां वगैरह थी। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलुक्टेंट टू गिव एनी पोजीशन टाइम, the Congress was reluctant to give any position to the authority to the woman within the organization। लेकिन कांग्रेस पार्टी वुमेन को अंदर लेने के लिए थोड़ा सा रिलुक्टेंट थी। व्हाट इज बाय रिलुक्टेंट? मतलब नाखुश रहना, यानी इतने हैप्पी नहीं थे उनको एंट्री देने के लिए, क्योंकि उनमें भी कुछ लोग सनातनवादी थे कांग्रेस में। उनको भी ऐसा लगता था कि नहीं, महिला ने घर पे भी रहना चाहिए, उसने सिर्फ ब्रेड एंड चाइल्ड के लिए ही पैदा हुई है, चूल और मूल ही काम उनका है। ऐसा कुछ लोगों के थॉट्स थे। एंड दैट्स व्हाई
वुमेन को वहां पे आने के लिए लोग परमिशन नहीं दे रहे थे, लेकिन वुमेन आने के लिए आने के लिए तैयार थे, क्योंकि वुमेन को चाहिए था, एजुकेशन चाहिए था, उनको स्किल्ड बनना था, उनको सिर्फ घर में नहीं रहना था, यानी उनके भी कुछ होप्स थे, कुछ आइडियाज था। एंड दैट्स व्हाई वुमेन भी उस ग्रुप में, उस सिविल डिसोबीडिएंस में पार्टिसिपेशन किया था। कांग्रेस वाज जस्ट कीन ऑन द सिंबॉलिक प्रेजेंस ऑफ वुमेन। फिर बाद में, अब तो कांग्रेस का बाद में ऐसे आए कि वो कांग्रेस एक महिलाओं का ही पक्ष है कि क्या, ऐसा बाद में लगने लगा, इतनी वुमेन को वहां पे पार्टिसिपेशन किया। ओके, तो देखते हैं, 4-5 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है सिविल डिसोबीडिएंस में। मैंने बोला पहले फार्मर, फार्मर के 2 प्रकार पढ़े मैंने, समझ में आया? फार्मर में रिच फार्मर और पुअर पीजेंट। ओके, ये आया। देन मैंने ऐसा भी बोला कि अर्बन एरिया का, अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और दूसरा वर्कर्स, ये भी आए, ये भी अपोजिटर थे, फिर भी आए, और वुमेन। इस प्रकार से 5 लोगों का पार्टिसिपेशन कहाँ पे था? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में था। नेक्स्ट, अभी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, तो थोड़ा नेशनलिज्म के फीलिंग लोगों में तैयार करना था, तो बहुत अच्छे अच्छे कुछ टैक्टिसेस वहां पे किए गए। चलो देखते क्या क्या किए गए। The nationalist movement spread when the people belonged to the direct region and and communities begin to develop the sense of collective belongingness. लोगों के मन में थोड़ा सा collective belongingness कब आने लगा? जब नेशनलिज्म के प्रति एक फीलिंग तैयार होगी तब। फिर ये हमारा पूरा कंट्री हमारा है, ऐसे फीलिंग्स तैयार हुई, और ये कंट्री का, ये हमारा फ्लैग है, ये स्वराज का फ्लैग है, बराबर, और ये हमारा भारत माता का सिंबल है। ऐसे अलग 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 जब सब कुछ करने लगे, आइकॉन्स वगैरह यूज करने लगे, तब लोगों के मन में कलेक्टिवनेस का बिलोंगिंग आने लगा। मतलब हिंदू मुस्लिम भी कलेक्टिव आने लगे, उनको भी ऐसे लगने लगा कि नहीं, अभी हमको फ्रीडम मिलेगा। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज द फिगर और इमेज। कुछ फिगर और इमेज ऐसे भारत माता की इमेज भी लोगों ने बना ली। मतलब बहुत ऐसे कुछ लोगों ने किया जिसके वजह से एक अच्छा क्या हुआ, एक मैसेज जाने लगा। दिस इमेज ऑफ भारत माता was first created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय in 1870। अंडरलाइन करना जरा। ओके, तो फ्रेंड, भारत माता का पिक्चर कब क्रिएट किया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, सॉरी चट्टोपाध्याय ने 1870 में किया था। यानी ये हमारी माता है, और हमारी माता के ऊपर अन्याय हो रहा है, मतलब हमारे देश के ऊपर अन्याय हो रहा है, और यदि हमारे माता के ऊपर किसी ने हाथ लगाया तो हम उसका हाथ तोड़ डालेंगे। इस प्रकार की फीलिंग्स लोगों के मन में थ्रू द पिक्चर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। और फिर देन ही रोट वंदे मातरम, उसने ही फिर एक गीत गाया वंदे मातरम, और फॉर अवर मदरलैंड, और मदरलैंड के लिए। तब जाके लोगों के मन में एक कलेक्टिव बिलोंगिंग्स सेंस तैयार हुआ, और नेशन के प्रति ट्रेमेंडस प्यार पैदा हुआ। उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। और कुछ लोगों ने उसको और बढ़ावा दिया, कुछ लोगों ने इंडियन फोल्क सॉन्ग गाए, एंड द फोल्क सॉन्ग बाय द बार्ड्स एंड प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। कुछ सॉन्ग्स तो ऐसे थे कि ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे लोगों के शरीर के ऊपर, और फिर वो रोंगटे खड़े हो जाने के, देश के लिए मर मटने के लिए लोग क्या हो गए, तैयार हो गए। इसको बोलते हैं द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा। इन बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, यानी देखो हर एक ऐसा इंडिया का एक भी पार्ट ऐसा नहीं रहा कि जिस पार्ट में लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। यानी सब पार्ट से जैसे एक आवाज निकलने लगा, सॉन्ग के थ्रू, आइकॉन के थ्रू, सिंबल के थ्रू, कलर फ्लैग के थ्रू, बराबर, इमेजेस के थ्रू, और कुछ पोएट्री के थ्रू। इस प्रकार से बहुत आवाज आने लगे। एक बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बड़ा आवाज किया। इन मद्रास मद्रास में नटेशा शास्त्री, इसने बहुत बड़ा आवाज किया। कलेक्शन ऑफ द फोक टेल्स एंड सॉन्ग उन्होंने बहुत गाए, और लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा की। दिस लेड द मोमेंट फॉर द फोल्क रिवाइवल, और इस प्रकार से लोगों के मन में वो मोमेंट रिवाइवल किया, यानी सब लोगों के मन में जागरूक हुआ, और फिर नेशन के प्रति वो जो प्यार दिख रहा था, वो लास्ट वाला मोमेंट था जिसका नाम था क्विट इंडिया। और वो था फ्रेंड, स्टार्ट हुआ था थर्ड वाला, लास्ट वाला मोमेंट, जो हुआ था 1941 में। समझ में आया फ्रेंड? 14 जुलाई को 1942 में। तो इस प्रकार से
जो स्ट्रोक आया था वो बहुत डेंजर था और सब लोग डरने लगे थे। फिर ब्रिटिश के भी 12 बज चुके थे। आगे, ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, फिर आया फ्रेंड स्वदेशी मूवमेंट, मतलब सिर्फ स्वदेशी अपना और क्विट इंडिया, और उनको बोलते थे इंडिया छोड़ो, बराबर, भारत छोड़ो मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट आया था। ट्रियो कलर का एक रेड कलर का फ्लैग बनाया था फ्रेंड, उसमें 3 कलर डाले थे, रेड, ग्रीन एंड येलो, बराबर। द फ्लैग वॉज डिजाइन इन बंगाल, और वो फ्लैग कहाँ पे डिजाइन किया था, बंगाल में डिजाइन किया था, स्वदेशी मूवमेंट का फ्लैग था वो, बराबर। वो फ्लैग अलग और आज हम जो फ्लैग यूज कर रहे हैं वो अलग है, बराबर। जो स्वदेशी का स्वराज का जो फ्लैग था वो अलग था, बराबर। उसमें 3 कलर थे फ्रेंड, पहले स्वदेशी के फ्लैग में ट्रियो कलर का था, रेड था, ग्रीन था और येलो था, बराबर। ये डिजाइन किया था बंगाल में, लेकिन इट हैज 8 एलर्ट्स एंड रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस एंड क्रिस्टन मून एंड रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम का वो क्या था, प्रतीक था। वहां पे 2 सिंबल भी दिए थे, एक चंद्रमामा का सिंबल था, बराबर। तो इस प्रकार से वो एक फ्लैग आप अपने बुक्स में देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ये था स्वदेशी मूवमेंट का फ्लैग। लेकिन अब का जो फ्लैग है वो डिफरेंट है, उसमें चरखा वगैरह था, यानी 3 कलर थे उसमें भी, एक था रेड था, मतलब ऑरेंज सफ्रॉन कलर का था, और एक था थोड़ा सा हरा, ग्रीन, और ग्रीन था मुस्लिम के लिए स्टैंड होता था, जो सैफरन कलर था वो हिंदू लोगों के लिए स्टैंड होता था, और बीच में का जो रेड सॉरी व्हाइट था वो क्रिश्चियन लोगों के लिए या अदर कम्युनिटी के लिए वो स्टैंड होता था, यानी पीसफुल। और बीच में जो चरखा था फ्रेंड गांधी जी का, तो यानी स्वयं भू, यानी हम खुद के क्रिएटर है, बराबर, ऐसा वो कुछ तो भी दिखाता था। लेकिन बाद में वो भी चेंजेस होते गए थोड़ा थोड़ा सा। मीन्स ऑफ क्रिएटिंग द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू द री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हाँ, कुछ लोगों ने री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किया था। व्हाट इज मीन बाय री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब ब्रिटिश लोगों ने क्या किया था फ्रेंड, हमें ऐसा बताया था कि तुम्हारे इंडिया की हिस्ट्री होपलेस है, तुम्हारे इंडिया के लोगों को कुछ नहीं आता है, सब तुम पूरे के पूरे अनपढ़ गवार हो, सुपरस्टिशियस हो, यानी तुम्हें ऐसे कोई तुम्हारा इतिहास ऐसा नहीं है कि जो तुम्हें कुछ अचीवमेंट कर सके, यानी होपलेस हो तुम, ऐसा ही बताया गया था। हमारा इतिहास होपलेस, हमारे लोग होपलेस, हमारे विचार होपलेस, हमारी संस्कृति होपलेस, हमारे कल्चर होपलेस, ऐसा सब कुछ हमारा होपलेस, ऐसा किसने बताया था, ब्रिटिश लोगों ने बताया था। लेकिन कुछ हमारे हिस्टोरियन ने अभी वो हिस्ट्री रेंटरप्रिटेशन किया, री इंटरप्रिटेशन किया, मतलब क्या किया, री इंटरप्रिटेशन मतलब नहीं, हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमारी कल्चर बहुत अच्छी है, हमारी सोच बहुत अच्छी थी, बराबर। यानी पहले से ही हमारे भूमि में अच्छे अच्छे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट किया है, बराबर। जब वर्ल्ड में मसाले नहीं थे तब हमारे कंट्री में मसाले थे, यानी उल्टे दूसरे लोग हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे। हमारा कंट्री में गोल्ड ट्रिमेंडस था, हमारे यहाँ के राजा रजवाड़े ट्रिमेंडस रिच थे। तो ये सारी बातें ऐसे पुटअप की गई कि पहले जो लोग हमारे हिस्ट्री का हेट करते थे या हमारे लोगों का हेट करते थे, और सिर्फ उन्होंने ऐसे बताया था कि तुम बहुत होपलेस हो, यानी हमारे सिवा तुम्हें कोई ग्रेट नहीं बना सकता, यानी इसलिए तुम्हें डेवलपमेंट यदि होना है तो हमारी जरूरत पड़ेंगे, ऐसा वो बता रहे थे। लेकिन अब हमारे हिस्ट्री ने ऐसा बताया कि यदि और है तो हम डेवलप ही नहीं हो सकते, हम एज अ स्लेव ही जिंदगी जिएंगे। तो इस प्रकार का इतिहास री इंटरप्रिटेशन करने का काम कुछ लोगों ने किया, और उसके वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग क्या हो गई, तैयार हो गई। बहुत सारे नेशनलिस्ट राइटर आए, अर्ज आए एंड रीडर्स टू टेक अ प्राइड इन द इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश रूल। और इन लोगों ने ऐसा लोगों को उल्टा समझाया कि देखो हमारा हिस्ट्री उल्टा अच्छा है, यदि ये लोग नहीं होते थे तो अब तक हम ट्रिमेंडस रीच होते थे और बहुत आगे जाते थे, बराबर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लोग आए और हम डेवलप हुए, उनसे भी 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम डेवलप होते थे, ऐसा लोगों को इतिहास बताया, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारी सोच बहुत अच्छी थी। ऐसा हिस्ट्री क्या कर दिया, री इंटरप्रिटेशन कर दिया हिस्ट्री का। समझ में आया फ्रेंड? नेक्स्ट, इस प्रकार से ये यहाँ पे खत्म होता है। चलो अभी थोड़ा सा कुछ टर्म्स यहाँ पे हमने पढ़े, चलो देखते हैं क्या क्या टर्म्स है। 2 टर्म्स यहाँ पे दिया है। एक फोल्क लोअर्स का मतलब क्या होता है, द ट्रेडिशनल बिलीफ और कस्टम एंड स्टोरीज एंड कम्युनिटी दैट आर पास्ड थ्रू द जनरेशन बाय द वर्ड ऑफ माउथ। देखो कुछ ऐसी बातें हमारे इतिहास में, कुछ बिलीव था भगवान के ऊपर, यानी बुरा करो बुरा ही होगा, अच्छा कर्म करते रहो आगे जाके हमारा अच्छा होगा, ये फोल्क लोअर है, ये कहीं पे लिखी नहीं है,
ये माउथ टू माउथ, जनरेशन टू जनरेशन आगे जा रही है। यानी ग्रीडी मत रहो, ग्रीडी यदि रहे तो आपका एक दिन अंत होने वाला है। बराबर, अच्छे कर्म करो, अच्छा होगा। तो ये जो थॉट्स है हमारे, कस्टम है थॉट्स, बिलीफ्स है हमारे, स्टोरिया हमारी ऐसी है। तो जनरेशन टू जनरेशन वो जा रही है, लेकिन माउथ टू माउथ जा रही है। तो उसको बोलते हैं फोल्कलोर्स, बिलीव। Many nationalist leaders took help of the folk tales to spread the idea of nationalism. और ये folklore से, यानी वो हमें स्लेव बना रहे हैं, यदि आज हमने नहीं सुधरा तो फॉरएवर हम उसके स्लेव बनेंगे। इस प्रकार से लोगों के मन में नेशनल के प्रति एक फीलिंग तैयार किया कुछ नेशनलिस्ट लोगों ने, थ्रू द पोएम, थ्रू द सॉन्ग, थ्रू द folklore, ऐसा। It was believed that the folk tales revealed the true picture of traditional culture, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना था कि फोल्क टेल्स ऐसे है कि हमारा ट्रू पिक्चर, ट्रेडिशनल पिक्चर हमारे सामने लाता है। ओके, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। री इंटरप्रिटेशन ऑफ और हिस्ट्री, यानी ब्रिटिश लोगों ने जो हमारा इतिहास कितना गंदा था, कितने होपलेस था, ऐसा बताने का चाहा, वही हमने उनको बताया कि हमारा इतिहास कितना अच्छा है, यानी उसको री इंटरप्रिटेशन करना पड़ा। बराबर, यानी हमको लिखना पड़ा। Many Indians felt that the British had given the different interpretation of Indian history. They felt that it was important to interpret the history from an Indian perspective. यानी यदि इंडिया को अच्छे होना है तो ब्रिटिश के अनुसार चलना चाहिए। यस, हमारी हिस्ट्री होपलेस है, सभी लोगों के मन में डाला था, लेकिन बाद में हमने ही बताया कि नहीं, वैसा नहीं है। दे वांटेड टू ग्लोरीफाई द रिच पास्ट ऑफ और इंडिया एंड सो दैट द इंडियंस कुड फील प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री। इसलिए प्राउड लगे हमारे हिस्ट्री को, हमारे भारतीय लोगों को हमारा, इस प्रकार से उसको पुटअप कर दिया गया। समझ में आया फ्रेंड? और कुछ क्वेश्चंस है उसमें, तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लो जो मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन है फ्रेंड वहां पे, दलित लोगों का नेता कौन था? तो ये क्वेश्चन, दलित लोगों का नेता था ये हमारा कौन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बराबर, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन देखो, हु हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग इन 1921, एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ दिस स्वराज फ्लैग। तो आपको ये क्वेश्चन आईएमपी है, कर लो, लिख लो। और एक क्वेश्चन, nationalism spread when people begin to believe that they are all the part of the same nation. Support this statement. हम जब तक सब लोगों को ऐसा लगेगा नहीं कि हम सब एक नेशन के लोग हैं, हमें अभी इकट्ठा आना चाहिए, ये जब तक हमारे मन में फीलिंग नहीं है तब तक हम डेवलप नहीं हो सकते। बराबर, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो एकदम आईएमपी क्वेश्चन है। Congress are reluctant to include the demands of industrial workers and its program of struggle. Analyzes these reasons. तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ट्रियो कलर फ्लैग डिजाइन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। बंगाल में कैसा किया था, तो वो भी आपको इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से करो, आपको अच्छा मिल जाएगा, यानी नॉलेज अच्छा आपको बन जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे मेरा पार्ट थर्ड खत्म होता है। रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ask me. I will be surely solve each and every problem of it. Okay? तो आपको सब कुछ पार्ट, पूरे नेशनलिज्म के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे, ऐसा मैंने मेरे तरफ से पूरा ट्राई किया है। आपने और एक बार उनको यदि रिसाइट कर डाला पूरा का पूरा, आपको नहीं समझ में आया, क्या करते जाओ, उसको और एक बार पीछे लेके जाओ और सुनो, और एक बार आप उसको रीड कर डालो पूरा का पूरा, फिर आपको पिक्चर एक नंबर आपके डायरेक्टली, मैंने जैसा किया है एक्चुअली, एक पार्ट एक दूसरे से कैसे रिलेटेड किया, मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सीरियल वैसा उसको लिया है। तो सीरियली मैंने आपको सारे इवेंट्स पुटअप किए हैं, एक एक इवेंट्स आप याद करो, अच्छे से रटो, देन आप यू कैन राइट एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर। तो आप कौन सा भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आप प्रॉपर तरीके से लिख सकोगे। ओके, शायद अब समझ में आया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशंस करता हूँ। और से थैंक्स ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वहाँ पे लाइक का बटन है वो जरूर दबाइएगा, एंड शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल। बाय।